तो कल हमने लास्ट में किस फंक्शन के बारे में पढ़ा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई जानकारी उस पर चाहिए तो बोलिए प्लीज। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, ये आप बताइए। एक्स रियल नंबर है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये कितना आएगा? इसके लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए बच्चों। आप अलग अलग तोड़ तोड़ के कर लो। एक्स को इंटीजर मान लो पहले, जैसे 5 मान लो। चलो, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 5। और एक्स की जो 5 रखा था यहाँ -5, तो ये 5 हो जाएगा, दूसरा -5 का -5 ही रहेगा भाई। तो कितना आ जाएगा? तो बच्चों हमने ये समझ लिया कि यार ये 0 आएगा अगर एक्स क्या है? इंटीजर। क्लियर है? ठीक है ना? इट अच्छा 5.2 ले लेते हैं। चलो 5.2 और का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सभी बच्चे बताएंगे 5.2 का कितना होता है सौम्यता? सर 5। और -5.2 का? सर -6। -6। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। तो -1 आ गया। तो हमने देखा कि यार जहां पर इंटीजर नहीं ले रहे हैं वहां ऐसा आ रहा है। तो क्या ये हमने तो अभी x प्लस 5.2 लिया। अगर मैं x को -5.2 लेता तो यहाँ -5.2 होता, लेकिन यहाँ +5.2 हो जाता, वही रहती ही बात। तो इसका मतलब ये -1 हो जाएगा अगर x इंटीजर नहीं है। बस हो गया। तो मेरा सवाल जो था वो था कि कोई भी रियल नंबर पे क्या होगा। तो जहां जहां इंटीजर्स है वहां 0 हो जाएगा, बाकी जगहों पर -1 आ जाएगा। तो ऐसा छोटे छोटे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। कुछ एप्लीकेशंस ग्रेटेस्ट इंटीजर के जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे बच्चों, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि लिमिट कैसे निकालते हैं इन मामलों में। अभी मैं एकदम लिमिट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी फंक्शन स्टार्ट हुए हैं। आपके बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहां आप लिमिट निकालेंगे, कुछ x टेंड्स टू 0 या समथिंग, और कुछ यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया होगा। तो वहां बच्चों को यह समझ नहीं आता कि पहले लिमिट को सॉल्व करना है या ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो हम इन पे बातचीत बाद में करेंगे लिमिट वाले सेक्शन में। पहले हम फंक्शंस को सीख लें। इसी तरह से मैंने अभी ये छोड़े हैं। अगर मैं x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता और इंटीग्रेट करवा देता इसको कहीं कुछ भी कोई डिफरेंट लिमिट में, तो अभी आप परेशान होंगे। लेकिन हम धीरे धीरे इनके एप्लीकेशन सीखते रहेंगे। हमें बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ गया, ये पर्याप्त है, बाकी काम बाद में होगा। चलो, इसी का दूसरा हिस्सा भी रह गया बच्चों, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आप लोग अभी अधिकतर बच्चे छोटी क्लासेस के हैं आप में से, तो मैं आपको एक जानकारी दूं, मैथ्स में हम लगभग हर चीज को कोई न कोई फंक्शन बना देते हैं। मतलब इंटीजर को भी यहाँ फ्रैक्शन बना दिया हमने, फ्रैक्शनल पार्ट को भी फंक्शन बना दिया। 2 पॉइंट्स के बीच आप दूरी लेते हैं ना, डिस्टेंस, बाद में बच्चों हम इसे भी फंक्शन बनाएंगे कॉलेज लेवल पे। इसे हम मीट्रिक कहते हैं। 2 के बीच का जो एंगल होता है 2 लाइनों के बीच, हम उसे भी जनरलाइज करते हैं, उसे भी फंक्शन बना लेते हैं। तो मैथ्स में अधिकतर चीजें फंक्शंस पे आके टिक जाती है, क्योंकि हम उन्हें फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइनली प्रोबेबिलिटी पढ़ी आपने या पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, बाद में प्रोबेबिलिटी पे भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आ जाएंगे। मतलब पूरी मैथ्स फंक्शंस के आगे पीछे घूमती है। जिसको फंक्शंस में कन्वर्ट करना है या फंक्शंस की प्रॉपर्टी नहीं आती, मेरे ख्याल से फिर उसको मैथ्स नहीं आ सकती। ये ऐसा ही है जैसे जिसको IUPAC ना आए और वो केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दे, नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। तो फंक्शंस पे बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फोकस करिएगा।
चलिए ठीक है। तो कल हमने जो ये फंक्शन जो था, कल हमने इस पे थोड़ा सा बातचीत की पिछले लेक्चर में, और इसको फ्रैक्शनल पार्ट। और बच्चों बड़ी जोरदार बात यह है, दिस इज द ओनली अलजेब्राइक फंक्शन व्हिच इज पीरियोडिक। मैं ऐसे साइड में लिखा दे रहा हूं, दिस इज द ओनली अलजेब्राइक फंक्शन which is periodic। पीरियोडिक जो ही आएगा तो बच्चे जानना चाहेंगे व्हाट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब एक डेफिनेट पीरियड के बाद अगर कोई चीज रिपीट होती है तो उसे पीरियोडिक कहते हैं। जैसे आप लोग ऐसे समझिएगा, साइन एक्स अलजेब्राइक नहीं है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है, वो पीरियोडिक है। क्योंकि साइन एक्स प्लस 2 पाई कर देते हैं अगर आप, तो दोबारा साइन एक्स ही आता है। साइन एक्स प्लस 4 पाई करें तो साहब वो भी साइन एक्स ही आता है। साइन एक्स प्लस 6 पाई करें तो साहब वो भी साइन एक्स ही आता है। तो फिर पीरियड 2 पाई को माने, 4 पाई को माने या 6 पाई को माने? पीरियड किसको माने? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? यस। तो पीरियड किसको माना जाए? 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये तो चलता रहेगा इनफाइनाइटली। सबसे कम से कम कितनी जल्दी ये वापस ओरिजिनल स्टेट में आता है साइन? तो 2 पाई के बाद, तो 2 पाई पीरियड हुआ। तो बच्चों अब जनरलाइज कैसे करेंगे? इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। हाँ, डोमेन के हर एक के लिए अगर ऐसा हो रहा है, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, smallest positive value of t is called period of f, and f is a periodic function. f is a periodic function. तो पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन ये है। कई बच्चों को लगा होगा सर ने फंक्शन एफ एक्स क्यों नहीं बोला होगा, एफ क्यों लिखा? बच्चों फंक्शन तो एफ ही है। एफ एक्स तो किसी पॉइंट एक्स पर फंक्शन की वैल्यू है। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन एफ ही है, ऑयलर ने यही कहा है। एफ एक्स फंक्शन नहीं है, हम गलती से लिखते हैं कई बार बोलते समय, वो अच्छी बात नहीं है। फंक्शन एफ है। एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ जनरल पॉइंट एक्स। जैसे F0, F1 किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होती है, ऐसे ही एफ एक्स किसी जनरल पॉइंट एक्स पर फंक्शन की वैल्यू है। तो फंक्शन एफ है। फंक्शन बेसिकली रिलेशन है, रिलेशन बेसिकली सेट है। तो पूरी मैथ्स फाइनली सेट है। मैथ्स में कुछ भी पढ़ो आप फंक्शंस पे आ जाओगे, और फंक्शंस फाइनली सेट थ्योरी पर। तो एक बहुत फेमस कमेंट है कि व्हाटएवर इज इन मैथमेटिक्स इज एक्चुअली वी आर स्टडीइंग सेट्स। आप सेट के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं, कहीं पहुंच जाइए आप, और ये सच्चाई है। तो पीरियडिक फंक्शन समझ में आया? पीरियडिक फंक्शन का मतलब जिसका कोई एक पीरियड हो। पीरियड किसको कहेंगे? एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट हो। रिपीट हो नहीं, डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट हो, उसे पीरियडिक कहेंगे। जैसे कई ऐसे फंक्शंस, मैं पीरियडिक फंक्शंस पढ़ाऊंगा 1-2 दिनों में ही। मैं पीरियडिक पर ही एक पूरा लेक्चर ले लूंगा आपका। अभी मैं डाइवर्ट नहीं होना चाह रहा हूँ पीरियोडिसिटी पर, इवन ऑड पर। अभी बहुत सारी चीजों पे छोटे छोटे पे लेक्चर बनाने हैं। पहले ये फ्रैक्शनल पार्ट को समझ लेते हैं बच्चों।
तो यहाँ पर डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के सीखिएगा चीजों को। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, अच्छा तो कभी कोई पूछ सकता है कि पीरियड 0 भी हो सकता है क्या, नेगेटिव भी हो सकता है क्या? नहीं साहब, लिखा है ना साहब पॉजिटिव, तब आप उसे पीरियडिक कहेंगे। ठीक, तो ये पीरियडिक फंक्शन है which is periodic। अच्छा मैंने ये लिखाया है आपको, दिस इज द ओनली अलजेब्राइक फंक्शन which is periodic with period 1 कर दीजिएगा। पीरियड है कितना? with period 1। अब ये 1 कैसे हुआ, आप सरल शब्दों में समझिए बच्चों। फ्रैक्शन लेना है, 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ बच्चों? फ्रैक्शनल, पिछले में इंटीग्रल ले रहे थे, अब फ्रैक्शनल ले रहे हैं, यही हुआ या नहीं? हेलो, यस सर। अच्छा 2.0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? सर 0 0। 0.0। हाँ, तो बच्चों कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0 होगा। शाबाश। तो आप उल्टा भी सही है, अगर किसी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा तो वो क्या होगा? इंटीजर। किसी भी रियल नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो वो क्या है? उसको खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। और उल्टा भी, अगर वो इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0। फिर उसके बाद 2.1 आया, जैसे 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 2.2 का 0.2, 2.3, 2.4 आपने निकाला ही है। ऐसे ही आप 2.9 पे आ गए तो 0.9 आएगा, 99 आएगा। लेकिन जो ही आप 3 पे चले गए फिर इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट? फिर 0 से शुरू हो जाएगा, फिर वही 0.1, 0.2, 0.9 तक, 3.9, 3.99, 3.999। लेकिन ये 4 पे पहुंचते बेचारा फिर 0 पे आ जाता है। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि हर इंटीजर में बार बार दोबारा 0 से 0.999 तक घूम रहा है? सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर। तो फिर इसका पीरियोडिसिटी ये हर एक इंटीजर के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड 1 है। मैंने ये समझाया। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर ये x एक्सिस है तो इसके पैरेलल 1 y इक्वल टू 1 कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस हो गई, और ये यहाँ पर 1 कर लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। काफी है इतना। ऐसे इधर को भी -1, -2, इतना काफी है। अब मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम साफ दिखे। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अभी आपने 0.7 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेना हो तो कितना आएगा? 0.7 ही आएगा ना? यस सर। तो आपने ये देखा कि अगर x 0 से 1 के बीच है, ये वाला, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो उतना ही है, मतलब वो खुद ही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो fx था, और fx मतलब y था, तो आपके पास y इक्वल टू x हो गई लाइन। तो y इक्वल टू x लाइन कैसी होती है सभी लोग जानते होंगे, ओरिजिन से 45 डिग्री पे ऐसे जाएगी। लेकिन बच्चों बड़ी जोरदार बात है, ये 1 पे टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ही फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता है और 1 पे पहुंचा वो 0 पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। नहीं बताया था मैंने? यस सर। भाई 0.99 तो ठीक है, जो ही आप 1 पे पहुंचे फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा बेचारा, फिर यहां से बढ़ेगा
2 3 4 करते हुए 1.99, लेकिन जो ही 2 पे पहुंचना होगा ये फिर नीचे आ जाएगा 0 पे, यहां से फिर आगे बढ़ेगा 3 तक पहुंचेगा। कभी भी ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करेगा, लेकिन नीचे वाली लाइन को टच करेगा। क्या ये समझ पाए आप लोग? यस सर। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीजों को वो समझ पा रहे हैं? ऐसे ही माइनस में भी सोचिएगा। किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो बोलिएगा प्लीज। पीरियडिक है, अब आपकी मर्जी है जितना बनाना चाहे रिपीटेशन। बस तो हमने ये बना दिया। तो ये इनफाइनाइटली लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी चलता जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहां पर डिस्कंटिन्यूअस होता है? सर इंटीजर्स पे। हर इंटीजर पर डिस्कंटिन्यूअस होगा। और डोमेन के बारे में क्या ख्याल है? सर ऑल रियल नंबर्स। रेंज? इंटीजर्स। सर 0 से 1 तक। रेंज हाँ। सर रियल नंबर्स। रेंज रेंज बेटा वाई कोऑर्डिनेट हुआ। वाई कोऑर्डिनेट देखो तो कहां तक जा पा रहा है, आप समझ जाएंगे। सर 1। 1 तक नहीं जा रहा है, 0 से 1 तक, लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। तो पीरियडिक यस फंक्शन है, सर। एक चीज तो ये सीखी। दूसरा हमने इसका डोमेन, डोमेन तो पूरा आर है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सभी ले रहे हैं आप, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सभी नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट 0 को शामिल कर रहे हैं क्लोज इंटरवल, और 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो 1 ओपन में, 0 से 1 के बीच ये रेंज है इसकी। अच्छा तो -0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? सर 1 नहीं फ्रैक्शन। अरे भाई और लोग भी बता सकते हो, एक ही बच्चे ने कोई ठेका तो लिया नहीं है बोलने का। सर 0.7। 0.7 -0.7। अब दो तरह के दिमाग में आ रहे हैं बच्चों के विचार। और बताओ, कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? और अरे बेटा इस फंक्शन की रेंज ही 0 से 1 के बीच है, तो -0.7 कैसे आ सकता है वैल्यू? ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 से कम और ये होगा। तो क्या आना चाहिए आंसर? सर 0.7। 0.7। ये भी गलत है। आप इसको ऐसे लिखोगे पहले। सर 0.3। हाँ जी बिल्कुल, कल भी मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है दशमलव के बाद वाला हिस्सा, वो कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होता, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो -2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? -3 प्लस + 0. 0.4। अब -3 तो इंटीजर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? अरे भाई इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट सर 0। और 0.4 का 0.4। हाँ तो 0.4 ही आएगा आंसर, क्योंकि जो 0 से 1 के बीच है ये मैंने लेफ्ट में लिख रखा है, ये देखिए जहां मैं टिक किया, एक्स से अगर 0 से 1 के बीच है तो फ्रैक्शनल पार्ट उतना ही होता है। तो नेगेटिव वालों को ऐसे सॉल्व करेंगे आप।
सभी लोग सहमत हैं? शायद कोई बच्चे ने अभी कुछ कहना चाहा था, वो बात टल गई। आप बोलिए प्लीज। सर वो पीरियड 1 करके समझ नहीं आया। अच्छा, 0 से 1 ट्रिप हिस्ट्री कहानी जैसी है वैसी ही 1 से 2 ट्रिप हिस्ट्री दिख रही है आपको ग्राफ में? यस सर। हाँ, तो ये 1 पीरियड, हर एक इंटीजर के बाद इंटीजर का गैप 1 का हुआ ना। ओके सर। 2 आगे। लगातार इंटीजर जो है बेटा, उनके गैप कितना होता है आपस में? 1। और हर इंटीजर के बाद कहानी वही रिपीट होती है फ्रैक्शन में। तो अरे भाई, ये जो ठीक है सर। फ्रैक्शन है, अगर फंक्शन शब्द यूज ना किया जाए तो 7वें 8वें को भी पढ़ाया जा सकता है ना फ्रैक्शन तो। लेकिन हाँ, उन्हें ग्राफ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नंबरों में तो सेंस समझ में आएगा। तो हम हर चीज तो यहाँ फंक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस बाकी चीजें तो बचपन की हैं, छोटी छोटी। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी हो, आप हर एक का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं या नहीं आप? यस सर। और ये कहां पर डिस्कंटिन्यूअस है ये भी मैंने बता दिया, हर इंटीजर पर डिस्कंटिन्यूअस है, जंप डिस्कंटिन्यूटी है। और ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी देता है। जो लोग, मनीषा है शायद क्लास में ना? यस सर। हाँ, आप लोगों ने वो पढ़े हैं मोनोटोन फंक्शन बच्चों। तो आप लोग ये जानते हैं कि यस सर। मोनोटोन फंक्शन में x1 से बड़ा x2 है तो fx1 से बड़ा fx2 होना चाहिए। आप इस तरह से चलते हैं। ये इसके काउंटर एग्जाम्पल में काम आता है। काउंटर एग्जाम्पल में क्यों काम आता है? आप एक बात बताइए, 1.9 से बड़ा 2.1 होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. लेकिन f ऑफ 1.9 अगर इस फंक्शन के लिए लिया जाए और f ऑफ 2.1, तो जरा मैं ग्राफ में दिखाता हूँ 1.9 कहाँ होगा बच्चों? देखो तो 1.9 यहाँ पर होगा या नहीं? देखोगे, ये मैं ग्राफ में बना रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये हुई नहीं हुआ, fx मतलब y कोऑर्डिनेट। और 2.1 कहाँ पर होगा बच्चों? ये 2 के बाद यहाँ पर। तो 1.9 वाली लाइन बड़ी है या 2.1 वाली खड़ी लाइन? 1.9। हाँ, जबकि 1. ये गलत हो जाता है ना यहाँ पर। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बाकी बच्चों के लिए अभी नहीं है, जो उन बच्चों ने मोनोटोन फंक्शंस पढ़े हैं। मतलब बेसिकली मैंने देखा है 12th की मैथमेटिक्स गजब है अपने आप में। जिसने 12th की मैथमेटिक्स पे काफी फोकस कर लिया 11 12, उसको कॉलेज में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है, उसकी पूरी फाउंडेशन तैयार है। तो मकान बनाने में फाउंडेशन में ही टाइम लगता है बच्चों, फाउंडेशन धीरे धीरे बनानी चाहिए। तो ये बाद में मैं आपको भी सिखाऊंगा, कैलकुलस में आएगा जब मोनोटोन फंक्शन चैप्टर है भाई, तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। और पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये जरूर बताता हूँ कि ये धोखा दे जाता है ये वाला फंक्शन वहां पर। मोनोटोन तो ऐसा ग्राफ हुआ कोई, जैसे ये वाला बना रहे थे हम परसों, ये y इक्वल टू एक्स टी पावर कोई ऑड 2n+1, n कोई नेचुरल नंबर है। ये सब ग्राफ ऐसे थे, ये मोनोटोन है। मोनो मतलब एक सिंगल, टोन मतलब एक ही धुन में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, घट रहे हैं तो घट ही रहे हैं, दैट इज वे मोनोटोन। क्या ये मोनोटोन है? ये 0 से 1 तक मोनोटोन था, 1 पे फिर नीचे आ गया, 1 से 2 तक फिर मोनोटोन था, 2 पे फिर नीचे आ गया। क्या आप इसे मोनोटोन बोल सकते हैं? नहीं पता चल रहा हाँ या ना में से है? चलो कोई बात नहीं। तो अभी ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को पूरा? Sir, आ गया. ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में 5 मिनट के बाद मैं इसको रिकॉर्ड करके आगे। हाँ जी ठीक है, तो 5 मिनट के बाद 9:05 या 9:06 पे हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बताता हूँ और सिग्नम पे अगर समय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 5 मिनट बाद। थैंक यू।